वहीं आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी में अपने ग्राउंड ऑपरेशन की नई तस्वीर जारी की है। इन तस्वीरों में गाजा के खंडहरों में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन देखा जा सकता है। आईडीएफ अपने साथ टैंक और खोजी कुत्तों को भी साथ लेकर गई है। यह गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की ताजा तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर अखाड़ा में, जिसमें आप बमबारी के बाद गाजा की ताजा हालत और इजरायली सेना की मुस्तैदी भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आईडीएफ ने यह दावा किया है, जहां उनके खोजी कुत्ते स्निफर डॉग्स के साथ साथ आईडीएफ के पर्सनल आप देख रहे हैं फौजी ग्राउंड पर हैं, इन्होंने ऐसे वीडियोस भी जारी किए हैं जहां स्कूलों के अंदर, मस्जिदों के अंदर और अस्पतालों पर इन्होंने हमास के रॉकेट लॉन्चर बेसिस को भी एक्सपोज किया है। एक तो स्कूल के अंदर ही बड़ा रॉकेट लॉन्चर इन्होंने दिखाया और कहा है कि देखिए इजराइल जो क्लेम करता था हमास वही कर रहा है, रिहायशी इलाकों का गलत इस्तेमाल हमास कर रहा है। यूएन को हमास के खिलाफ बात करनी चाहिए, आईडीएफ के खिलाफ नहीं। आईडीएफ के दावे को इन्होंने पुष्ट करते हुए और उसकी पुष्टि करते हुए प्रूफ दिखाया है। ये आईडीएफ के लड़ाके हैं जो कवर बनाकर इन्हीं टूटी फूटी इमारतों के अंदर से जगह बना रहे हैं और वहां हमास के छिपे हुए लड़ाकों को खोजकर उनको फिर ढेर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये आईडीएफ की तैयारी है। ग्राउंड में गाजा में कितना अंदर घुस चुके हैं और आईडीएफ की बमबारी की वजह से कितना वहां की बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस उन्होंने जारी की हैं जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि स्कूलों के अंदर, मस्जिदों के अंदर हमास ने रॉकेट लॉन्चर्स बनाए थे, रॉकेट लॉन्चिंग बेसिस बनाई थी। वहीं आमतौर पर पनडुब्बियों की गतिविधियों को काफी गुप्त रखा जाता है। पनडुब्बियां जब तक दुश्मन की नजर में ना आए तब तक ज्यादा प्रभावी होती हैं। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने जानबूझकर यह घोषणा की है कि उसने भूमध्य सागर में अपनी परमाणु पनडुब्बी उतार दी है ताकि इजराइल के दुश्मन खौफ में आ जाएं। हालांकि अमेरिका की नौसेना ने ओयू क्लास के इस परमाणु पनडुब्बी की पूरी पहचान का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस तरह की पनडुब्बियों में टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें होती हैं। इन पनडुब्बियों में ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइलें भी होती हैं, जो अमेरिका की परमाणु मिसाइल है और एक साथ कई वॉर हेड ले जा सकती है। अमेरिका की ताकत को तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन भी जानते हैं और समझते हैं, और तुर्की नाटो का सदस्य भी है। लेकिन गाजा में जो हो रहा है उससे तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन काफी ज्यादा दुखी है। İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. लेकिन इजरायल ने हमास को खत्म करने का फैसला कर लिया है और वो युद्ध विराम को तैयार नहीं है। अमेरिका भी इजरायल का साथ दे रहा है और दूसरी तरफ जॉर्डन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, ये सभी मुल्क जल्द से जल्द युद्ध विराम चाहते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री के साथ एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात हुई है, लेकिन मतभेदों को रोक पाना अब आसान नहीं रह गया है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन गाजा में इजरायल की कार्रवाई को नरसंहार की संज्ञा दे रहे हैं। Ülkenin kendini savunma hakkı varmış. Tamam da adalet nerede? Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. दूसरी तरफ एंटनी ब्लिंकन ने इराक का भी दौरा किया है। इराक का दौरा अप्रत्याशित है क्योंकि इसकी पहले कोई योजना ही नहीं थी, लेकिन माना जा रहा है कि इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी से मिलने का फैसला ब्लिंकन ने इसलिए किया क्योंकि इराक और सीरिया के एयरबेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इराक और सीरिया में मौजूद ईरान के फंड से चलने वाले संगठनों ने 17 अक्टूबर से अब तक अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर करीब 35 हमले किए हैं।
माना यह जा रहा है कि एंटी ब्लिंकन ने इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी के जरिए ईरान को संदेश भेजा है, क्योंकि ब्लिंकन से मुलाकात के फौरन बाद अल सुदानी ईरान गए हैं और उन्होंने वहां अमेरिका की तरफ से ईरान को ये बताया है कि अगर सीरिया और इराक में अमेरिका पर हमले नहीं रुके तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि ईरान का रुख नरम होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान के रक्षा मंत्री अशीत यानी ने कहा है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। दूसरी तरफ इजरायल ने ये रणनीति बनाई है कि वो 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले की तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाएगा, ताकि उसके खिलाफ दुनिया में बन रहा माहौल कामयाब ना हो पाए। तुर्की के राष्ट्रपति इतने ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने अपना राजदूत भी इजरायल से बुला लिया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अपना राजदूत वापस बुलाते हुए ये कहा कि अब नेतन्याहू इस लायक नहीं कि उनसे बात की जाए। तुर्की के राष्ट्रपति के इन बयानों से समझा जा सकता है कि तुर्की के अंदर इस वक्त गाजा पर किस तरह की उथल-पुथल मची हुई है। Ülkenin kendini savunma hakkı varmış. Tamam da adalet nerede? Adalet nerede? Gazze'de savunma değil, açık ve alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını bir silah gibi kullandıkları açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla, sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. कुल मिलाकर अगर गाजा में ऐसे ही इजरायल बम बरसाता रहा तो पूरा वेस्ट एशिया अस्थिर हो सकता है। वहीं गाजा में चल रही बमबारी के बीच पुतिन ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। रूस ने अपनी न्यूक्लियर पावर से लेस बुलावा मिसाइल का परीक्षण कर नई खलबली मचा दी है। कहा जा रहा है कि पुतिन की इस बुलावा मिसाइल के टारगेट पर एक नहीं बल्कि तीन देश हैं। यही बात ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बाद नेतन्याहू को भी परेशान कर रही है। Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. 3, 2, 1. Время старта. पुतिन के न्यूक्लियर बुलावा का बवंडर। По морской цели. 1, 0. पानी वाली मिसाइल से पुतिन करेंगे विनाश। पुतिन का मोस्ट डेंजरस हथियार फायर। एक बुलावा, 3 शिकार। पुतिन ने अपने हथियार भंडार से अब वो निकाला है जिससे तबाही की कहानी इतिहास ने ना कभी देखी ना कभी सुनी है। Боевая тревога, ракетная атака. रूस ने अपने हथियारों के जखीरे में एक और महाविनाशक हथियार शामिल किया है। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी से परमाणु शक्ति संपन्न बुलावा मिसाइल दागकर रूस ने सफल परीक्षण किया है। यह बुलावा मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। रूस की परमाणु चालित पनडुब्बी इंपीरेटर अलेक्जेंडर 3 ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। 3, 2, 1. Время старта. रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागना टेस्ट का अंतिम चरण है, जिसके बाद इसे नौसेना में शामिल करने का निर्णय लिया जाएगा।
रूस की ओर से जारी बयान के मुताबिक मिसाइल रूस के उत्तरी तट के पास सफेद सागर में पानी के नीचे लॉन्च की गई। अंतर महाद्वीपीय मिसाइल ने रूस के सुदूर पूर्व में मौजूद कामचटका प्रायद्वीप पर एक टारगेट पर हमला किया। इस दौरान मिसाइल ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और टारगेट को हिट किया। वाशिंगटन डीसी से लेकर कीव तक, तेल अवीव से लेकर मिस्र तक खौफ का नया माहौल पैदा हो गया है। बुलावा मिसाइल की बात करें तो ये 12 मीटर लंबी है, जिसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 6 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। रूसी नौसेना की ये एक बड़ी ताकत है। छह न्यूक्लियर बम यानी 6 शहरों की तबाही। और जाहिर है ये शहर सिर्फ यूक्रेन के नहीं होंगे, इसकी जद में अमेरिका के शहर भी हैं। रूस ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करके पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया है। ये मिसाइल रूस का सबसे खर्चीला हथियार कार्यक्रम बताया गया है। बुलावा मिसाइल की ताकत रूस को इस क्षेत्र में अभेद बनाती है। बुलावा मिसाइल जिस नई पनडुब्बी से लॉन्च की गई उसकी डिटेल समझनी भी बहुत जरूरी है। इम्परेटर अलेक्जेंडर 3 नई बोरेई श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी में से एक है, जो 16 बुलावा मिसाइलें ले जा सकती है। नौसेना के पास बोरेई क्लास की 3 परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। एक का परीक्षण पूरा हो गया है, 3 अभी निर्माणाधीन है। रूस ने बुलावा की फायरिंग का वक्त नहीं बताया, लेकिन जब आप इस बुलावा मिसाइल की खासियत जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वक्त किन देशों का खराब हो सकता है बुलावा फायर होगी तो। क्योंकि कहा जा रहा है एक बुलावा का 3 शिकार है। पहला अमेरिका, दूसरा इजराइल और तीसरा यूक्रेन।